भाई को मुबारक हो। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। सबसे पहले बंगाल चुनाव की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको नहीं, मैं बात कर रहा हूँ चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को। इस जीत का असल कोई हकदार है तो वो ज्ञानेश कुमार है, मतलब चुनाव आयोग है। जिस काम के लिए चुनाव आयोग को लगाया गया था, ज्ञानेश कुमार जी को लगाया गया था, वो काम उन्होंने बहुत ही खूबी के साथ अंजाम दिया, जिसकी उम्मीद पार्टी को खुद भी नहीं थी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उम्मीद लगाई थी कि यहाँ पर हम 70 सीटों के आसपास जीतेंगे और यहाँ पर परिवर्तन होगा, लेकिन ठीक उससे भी कहीं आगे जाके चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा घिसट घिसटाकर किसी तरह से हम 170 सीटों तक पहुंच सकते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि हम 170 सीटें भी अगर लाने में कामयाब हो गए तो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जिस ढंग से चुनाव आयोग ने मेहनत की, तकरीबन बीजेपी को 200 सीटें जला दी, जिसकी उम्मीद खुद भाजपा तक को नहीं थी। 170 सीट तक जाएंगे तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना। जिसके बाद ज्ञानेश कुमार की बाँछें कमल के फूल की तरह खिली हुई आपको नजर आ रही होंगी, और इसका ज्ञानेश कुमार जी को उचित इनाम भी मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो इसके लिए डिजर्व करते हैं। जिसका सपना आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी अपने स्थापना काल से ही देख रही थी, वो सपना आज बंगाल में पूरा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, 1941 में अविभाजित बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला चुके फजलुर रहमान के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसमें जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा की तरफ से मंत्री बने थे। भाजपा की जीत के बाद चुनावी प्रबंधन के जरिए बीजेपी का रास्ता तैयार करने वाले चेहरों को क्या उचित इनाम दिया जाएगा, इसी बहस के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम अचानक राजनीतिक चर्चाओं में बहुत तेजी के साथ उभर कर सामने आया है। आपको बता दें कि भाजपा एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जिसे राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाकर वो अपने विजय अभियान को गति दे सके। ज्ञानेश कुमार इस ढांचे में बिल्कुल फिट बैठते नजर आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 24 जुलाई 2027 को खत्म हो रहा है। लेकिन इससे पहले ज्ञानेश कुमार के पास एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पंजाब में बिल्कुल उसी तर्ज पर चुनाव कराने की जिस तर्ज पर उन्होंने बंगाल में चुनाव कराया है। पंजाब में अगले साल फरवरी से पहले चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव से पहले और चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी ज्ञानेश कुमार लगातार सुर्खियों में बने रहे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि चुनाव आयोग भय, हिंसा और दबाव से मुक्त चुनाव सुनिश्चित कराएगा, और उन्होंने करके दिखाया। इसके बाद ही बंगाल में प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर चुनाव आयोग की सख्त टिप्पणियां भी राजनीति का हिस्सा बनी रहीं। अब बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग तर्क दे रहा है कि पार्टी इस जीत को केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि संस्थागत विश्वसनीयता के प्रमाण के रूप में पेश करेगी कि देखो, चुनाव आयोग बेईमान नहीं है, बहुत ईमानदारी से चुनाव कराता है। ज्ञानेश कुमार जी का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल के बड़े चुनाव में उनका चेहरा बहुत प्रमुख रहा है। अगर भविष्य में ज्ञानेश कुमार जी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे आता है तो विपक्ष इसे पुरस्कार की राजनीतिक भाषा में पेश कर सकता है। वहीं भाजपा समर्थक इसे अनुभवी प्रशासक को दिया गया संवैधानिक सम्मान बताएंगे। लेकिन ये जरूर कहा जाने लगा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का कोई असली स्टार प्रचारक, रणनीतिकार, गणितज्ञ है तो वो ज्ञानेश कुमार जी हैं। कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगा रही थी कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, न कि निष्पक्ष चुनाव के लिए, और इसका सबसे बड़ा कदम था SIR। तकरीबन 1.25 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजा गया और आखिर में 27 लाख से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से बेदखल कर दिया गया। और दूसरा बड़ा कदम था सुरक्षा बलों की तैनाती। तीसरा आरोप तृणमूल कांग्रेस लगाती है कि मुसलमानों को टारगेटेड तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर किया गया। जिस तरह से नतीजे सामने आए, उनके संकेतों को देखते हुए इतना जरूर कहा जा सकता है कि बंगाल का चुनाव केवल सरकार बदलने का सवाल नहीं था,
ये उन संस्थाओं, व्यक्तियों और सत्ता संबंधों की भी परीक्षा बन गया है जो भारतीय लोकतंत्र की प्रशासनिक संरचना को प्रभावित कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल की जीत के साथ भाजपा 23 राज्यों की सत्ता में पहुंच चुकी है और 11 राज्यों में भाजपा अकेले दम पर बहुमत में है, जबकि 12 राज्यों में वो सरकार में गठबंधन के साथ शामिल है। केवल 7 राज्यों में ही ऐसा है जहां भाजपा सत्ता से बाहर है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। सिर्फ इन राज्यों में भाजपा नहीं है, बाकी पूरे देश में भाजपा का छत्र शासन है। वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।